हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। सेकंड चैप्टर में ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने इसमें अब तक पढ़ा कि हम कैसे कैथोड रेज, एनोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स आए, कैसे हमें प्रोटॉन मिला, कैसे हमें मालूम चला कि न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या था, फर्स्ट मॉडल जो थॉमसन का मॉडल था उसमें हमें क्या मालूम चला। ये सारी बातें आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर भी हमने उन्हीं बातों को जो है वो रिपीट किया है। हम उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट बातें चलने वाली हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एटम को लेकर कि एटम क्या है, इसके अंदर कितने सब एटॉमिक पार्ट्स हैं, इसका रिलेशन कैसे है, इसमें और कौन सी चीज़ें हैं जो हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इस यूनिट में हम और कितनी बातें या क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। ये यूनिट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझते हुए कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, लेकिन कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो नई लगेगी आपको, तो उसको थोड़ा समझ के करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यूनिट का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है? एटम क्या है? एटम किसको बोल रहे हैं? एटम अब तक तो हमने यही कंसिडर किया था कि द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने में जो सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा पार्ट है, हमने उसी को एटम नाम दिया था। लेकिन फर्दर डिस्कवरीज हुई, जैसे जे थॉमसन ने डिस्कवरी की, चैडविक ने डिस्कवरी की, गोल्डस्टेन ने बताया, फर्दर डिस्कवरीज हुई तो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिले। तो एटम के कितने और सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये फर्दर डिस्कवरीज की बात है। आज के टाइम तक तो टिल टू नाउ बहुत सारे सब एटॉमिक पार्ट डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन हम मेन जो पढ़ते हैं वो 3 ही होते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाम से आप लोग फेमिलियर हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में हमें पता नहीं है। चलिए इन तीनों को कंपेरेबल रेंज में एक बार देखते हैं, कंपेयर करते हुए देखते हैं। इनकी डिस्कवरी किसने की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ओके, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी एटम के अंदर, अगर हम किसी एटम को स्फेरिकल मान रहे हैं तो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ऐसा हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद कंफर्म कर लिया कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो दिस आउटर पार्ट, I just remind here and write another way. Outer part is called extra nuclear part. बाहरी पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है और जो न्यूक्लियस में है उसको न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? इट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस में होते हैं अलोंग विद द न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन के साथ ही पाए जाएंगे, ऐसे ही न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के साथ ही मिलेंगे। अच्छा, मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सिमिलरली प्रोटॉन का मास है 1.67 10⁻27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल ही रहता है। चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपने डिस्कवरी के दौरान देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। उसी के बाद हमने कैथोड रेस से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और एनोड रेस से प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो चार्ज कितना हुआ इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिवली चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, इट्स रिमेन्स न्यूट्रल। अगर हम हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं तो हमने कंपेयर किया कि इलेक्ट्रॉन का मास और हाइड्रोजन के मास में क्या कंपैरिजन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ हाइड्रोजन एटम के मास का क्या कंपैरिजन है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास 1/1837 by mass of the hydrogen atom. It means it is very lightest in the weight. It is nearly equal to the mass of the hydrogen atom. जितना हाइड्रोजन एटम का मास है उतना ही प्रोटॉन का है और उतना ही न्यूट्रॉन का है। अब यहाँ से कंसिडर करने वाली बात है कि एटम को हमने स्फेरिकल माना, ठीक है।
हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ मिलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस हिस्से को बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आप देख सकते हो बाहरी पेरिफेरी पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दिस वन इज द सेंटर और द कोर ऑफ द एटम। दिस वन इज द सेंटर, सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को हम सेंटर कह रहे हैं। इस न्यूक्लियस में कौन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से दो सब एटॉमिक पार्ट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कंपैरेबिलिटी करते हैं कि एटम का डायमीटर कितना होता है। भाई जैसे हमने इसको स्फीयर अज्यूम किया है कि इट कंसिडर टू बी एज अ स्फेरिकल। जितने भी अजम्पशंस हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 18th to 16th सेंचुरी की एटम जो है वो गोल है, ये हमने कंसिडर किया है। तो एटम का डायमीटर कितना होगा, एटम का डायमीटर होगा 10⁻⁻10 मीटर। अगर एटम गोल है तो न्यूक्लियस को भी स्फीयर कंसिडर किया गया है, तो न्यूक्लियस का भी डायमीटर होगा। न्यूक्लियस का डायमीटर कितना हुआ, 10⁻15 मीटर। तो इन दोनों का, अभी एटम है, एटम के अंदर ही न्यूक्लियस है, तो कुछ रेशियो भी होगा भी, कितना छोटा न्यूक्लियस होगा। इनका जो रेशियो आता है वो 1:10⁻⁵ आता है। अब इसको अगर हम देखने लगे, समझने लगे, तो आप एक इस तरीके से कंसिडर कीजिएगा कि 5 किलोमीटर एरिया का एक डायमीटर का एरिया एक स्फेरिकल बनाया, 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर बहुत लंबा एरिया होता है। उस डायमीटर में हमने एक स्फीयर अज्यूम किया और वहां पर कहीं सेंटर में एक छोटी सी क्रिकेट बॉल रख दी जाए। तो कंपैरेबल कीजिए कि 5 किलोमीटर एरिया के बीच में सेंटर में एक छोटी सी क्रिकेट बॉल रख दी जाए, तो वो क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस है, और वो जो 5 किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए जो पेरिफेरी बनाई गई है वो एटम है। So that's why the ratio is 1:10⁻⁵ तो -5 मीटर रेशियो में हमारा न्यूक्लियस छोटा होता है एटम से। वॉल्यूम ऑफ द एटम, हम एटम को स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम भी होगी, दैट शुड बी 4/3 πr³। r यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10⁻⁻10। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी हमारे पास क्या आएगी, 4/3 πr³। और यहाँ पर r हम क्या रखेंगे, 10⁻⁻15 मीटर। r की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि r की वैल्यू हम किसके लिए लेंगे, r/2, हमने डायमीटर लिया है, तो हम यहाँ पर r यही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि हमने जो एटम के बारे में पढ़ा, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा, वो है बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर। तो इसी को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास को। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एटॉमिक मास, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर। सबसे पहले बात करते हैं कि एटम है तो उसका कोई नंबर भी होगा। एटम का जो नंबर है वो क्या कहलाता है, एटम का नंबर कहलाता है एटॉमिक नंबर। देखिएगा, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, इट इज जनरली डिनोटेड बाय जेड। ये मैं आपको एटम की रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगी। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स present in an atom। किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, हम उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऐसे ही एक नेक्स्ट टर्म है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ number of protons and neutrons, number of neutrons. We just denote this mass number by A.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, इसको आप सिंबॉलिकली बोल सकते हैं। सिंबॉलिकली अगर हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? सपोज मैंने किसी एटम का सिंबल लिया है एक्स, एक्स कोई भी है, बहुत सारे एटम है, 118 एलिमेंट हमने डिस्कवर किए हैं, उनमें से कोई भी एक एटम है, उसका जो सिंबल है वो एक्स है। एक्स के सिंबल के लिए हम हमेशा इसके पैर के पास क्या रखेंगे? इसके पैर के पास रखेंगे हम ए, और इसके सिर के पास यानी कि ऊपर की तरफ हम क्या रखेंगे? जेड। जेड क्या है? जेड इज योर एटॉमिक नंबर। ए क्या है? ए इज योर मास नंबर। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रखा, सॉरी यहाँ पर ए, यहाँ पर जेड, जैसे मैंने रखा सोडियम, आप इसको जानते हैं सोडियम, सिंबल है Na, सोडियम। इसके सिर के पास क्या आएगा? ए। ए कितना है इसका? 11। इसके पैर के ए कितना है इसका? 23। और इसके पैर के पास क्या है? जेड। जेड कितना है? 11। और 9th क्लास में आपने ये सीखा हुआ है कि अगर आपको कोई एटम मिलता है, सिंबॉलिकली मिलता है, आपको उसका मास नंबर मिलता है, आपको उसका एटॉमिक नंबर मिलता है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए जेड किसके बराबर होगा? हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, राइट। और ए हमेशा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। अब यहां से हम बाकी बची हुई चीजें तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। अब ये चीजें हम कैसे पता लगाते हैं एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ वी कैलकुलेट, क्वेश्चन हो गया यहां पर, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? पहला ही एलिमेंट हम सोडियम लेते हैं, पहला ही हमने लिया सोडियम। सोडियम का मास नंबर दे दिया इन्होंने 23, एटॉमिक नंबर दे दिया इन्होंने 11। तो हमें एटॉमिक नंबर का पता है, एटॉमिक नंबर होता है जेड। जेड किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड कितने हैं? 11। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए? 11, क्योंकि जेड दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आ गए। सिमिलरली हमें ए मालूम है, ए क्या होता है? ए होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अब ए हमें मालूम है, ए कितना है? 23। प्रोटॉन, प्रोटॉन अभी अभी हमने देखा कितना है? 11। न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 23 माइनस 11, कितने बच गए पीछे? 12। तो कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं? 12। हम यहाँ पर सम अप करके लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, प्रोटॉन कितने हैं? 11, न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको मास नंबर गिवन है, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात, आपको एक टर्मिनोलॉजी 9th क्लास में और मिली थी, या इससे पहले भी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास बाय डेफिनेशन आप सबको अच्छे से याद है, इट इज अ मास कंपेयर विद द कार्बन 12 आइसोटॉप। किसी भी एटम का वो मास जब हम उसको कंपेयर करके देखते हैं कार्बन 12 आइसोटॉप से। और एक टर्म है यहाँ पर मास नंबर। आप जब भी पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो आप हमेशा यहाँ पर जो देखते हो वो मास नंबर होता है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है? देखिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या है कि मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है। एक बात ये याद रखिएगा, मास नंबर जो है वो हमेशा क्या रहेगा? एक होल नंबर। और एटॉमिक मास जो होता है वो एवरेज हो सकता है। एटॉमिक मास जो है वो एवरेज हो सकता है, तो इट में भी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में जा सकता है। तो मास नंबर हमेशा एक होल नंबर रहेगा और एटॉमिक मास हमेशा क्या रहेगा? एवरेज, वो फ्रैक्शन में हो सकता है। जरूरी नहीं है वो हर बार फ्रैक्शन में रहे, किसी किसी केस में फ्रैक्शन में होता है। जैसे आप किसका फ्रैक्शन लेते हैं? आप क्लोरीन का लेते हैं। जैसे आपने क्लोरीन का मास नंबर देखा, दैट शुड बी 35.5 ग्राम पर मोल। तो ये एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन फ्रैक्शन में है। क्यों है? क्योंकि जो क्लोरीन है वो कई रूपों में आइसोटॉप्स में पाया जाता है, इसलिए इसका एवरेज मास जो है वो फ्रैक्शन में आया।
तो ये इसका एटॉमिक मास है, ना कि मास नंबर। मास नंबर इसका 37 होता है। तो इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है, और किसी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी के साथ एटॉमिक नंबर से जब हम आइसोलेटेड गैसेस एटम की तरफ जाते हैं तो एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयन, आयन का मतलब आपने दो आयंस पढ़े हैं कि आयंस क्या है। आयंस को हम दो भागों में बांटते आए हैं, एक होते हैं कैटायन और एक होते हैं एनायन। कैटायन और एनायन आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कैटायन वो है जब किसी एलिमेंट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एनायन वो है जब किसी एलिमेंट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो आयंस कैटायन और एनायन कब बनते हैं, कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम, मतलब उसको जरूरत क्या पड़ी कैटायन और एनायन बनने की, भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो स्टेबल नहीं है, उसको अपने आप को किसमें कन्वर्ट करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है तो वो या तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ताकि वो क्या एक्वायर कर सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होते ही वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या बन जाएंगे एटम्स, स्टेबल। और हम उनको क्या बोल देते हैं, आयन। तो आयन इज द चार्ज। आयन वो चार्ज है जो एटम पे अपीयर होता है जब एटम क्या हो जाता है, स्टेबल। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। अब सबसे मेन बात ये है कि अगर आपके पास कोई कैटायन और कोई एनायन है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कैटायन है, कोई एनायन है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट्स वेरी इजी एंड वी ऑलरेडी डन इट इन 9th क्लास। वेरी इजी टॉपिक। Suppose I have two example. Number one, very well example, that is lithium. लिथियम मैंने आपका ले लिया। सोडियम ले लेते हैं, फैमिलियर हैं आप, अभी अभी आपने लिया। मैंने सोडियम पर प्लस चार्ज लगाया, मैं बताती हूँ उस पर मैंने प्लस चार्ज क्यों लगाया। दूसरी तरफ मैं ले लेती हूँ फ्लोरीन, मैंने इस पर माइनस चार्ज लगाया। प्लस चार्ज के कारण मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको कहा कि ये क्या है, कैटायन है। और ये नेगेटिव चार्ज के कारण मैंने इसको क्या कहा कि ये क्या है, एनायन, राइट। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में तोड़ती हूँ तो मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। और अगर कोई एटम ऑक्टेट कंप्लीट करता है तभी वो क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, अब 8 आने चाहिए, आखिरी शेल में 8 आने चाहिए, तभी वो क्या बन पाएगा, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए उसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेनी पड़ती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोली जाती है। तो इस एटम के पास क्या रास्ता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 बनाने के लिए कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, 7 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहां से लॉस कर सकता है कि नहीं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, रिमेंबर दैट, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, कुछ और नहीं चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। नाउ द न्यू कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2-8 बन गई। और 2-8 जो है वो एक नोबल कॉन्फ़िगरेशन है नियोन गैस की, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यानी कि अब सोडियम जो है वो कैटायन में बदलकर सोडियम Na+ बन गया और वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, नियोन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मास नंबर अब भी उतना ही है, मास नंबर नहीं बदला, एटॉमिक नंबर नहीं बदला, बदला है तो कौन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही दिया या लिया जा रहा है। तो अब यहां से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलेंगे तो पहले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो Z क्या होता है, इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन एट दिस टाइम
प्रीवियसली 1 उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो Z इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन तो 11 ही होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कर दिया, लॉस। तो हमारे जो नए इलेक्ट्रॉन आए वो कितने आए, 10। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, प्रोटॉन सेम रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, न्यूट्रॉन भी उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। मास नंबर 23 है, प्रोटॉन में से माइनस करना होता है 11, तो न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 12। सिर्फ कौन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन। कैटायन के केस में हम क्या करते हैं, जितना चार्ज, जितना यहाँ पर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हमें नजर आएगा, उतना ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। अब आइए अनायन के केस में देखते हैं। अनायन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, ठीक है। एटॉमिक मास जो है वो है 19, एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक मास 19 है। कैटायन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, 2 7, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 7 KL। आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन देना, तो ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, गेन। जैसे ही ये गेन करता है, इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, 2-8, और 2-8 एक क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या बन गया, स्टेबल। लेकिन इसने क्या चेंज किया, इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन देखना है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमेशा Z के इक्वल होते हैं, तो Z तो 9 था, लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो हमारे नए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ऐसे ही प्रोटॉन तो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, प्रोटॉन कितने हो गए, 9। न्यूट्रॉन कितने हो गए, एटॉमिक मास नंबर हमारा 19 है, तो प्रोटॉन में से हम अगर मास नंबर को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 10। तो इस तरीके से हम कैटायन एनायन से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जान सकते हैं। इट्स वेरी इजी, डू सम प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड कीप इट अप। ओके।